एपिसोड 6। अभिमन्यु की प्रीति से एक बार फिर झड़प हुई, लेकिन इस बार बीच में टीआई दशरथ आ गए और उन्होंने प्रीति को आश्वस्त कराया कि अब से अभिमन्यु कोई गड़बड़ नहीं करेगा। दशरथ अभिमन्यु की मदद के लिए एक जूनियर दीनदयाल को उसके साथ छोड़कर चले गए। उसी रात अभिमन्यु को खिड़की से दूर एक औरत जाती हुई दिखी, जिसने लाल दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। वो तुरंत ही उस औरत के पीछे भाग पड़ा। अभिमन्यु उस औरत का पीछा कर रहा था, जिसने लाल दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, और वो उसी बरगद के पेड़ वाले रास्ते पर बढ़ रही थी। आज ये शाम कुछ अजीब सी थी। पूरा गांव आज कोहरे से ढका हुआ था। 20 फीट दूर कुछ भी देखना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी जगह एक धुंध वाला कोहरा छाया हुआ हो। अभिमन्यु को कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। कोहरे के कारण वो औरत कब उसकी आंखों से ओझल हो गई, उसे पता ही नहीं चला। उसने तुरंत ही अपने मोबाइल में टॉर्च लाइट को जला दिया और उस औरत को ढूंढने लगा। वो चलते चलते सोचने लगा, आखिर कौन है ये औरत, और ये क्यों हमेशा इसी बरगद के पेड़ के पास दिखती है। कहीं गांव में हो रही सारी घटनाओं का कुछ कनेक्शन इस औरत से तो नहीं है। ये सोचते हुए अभिमन्यु मोबाइल की टॉर्च लाइट के सहारे काफी दूर निकल आया। उसे ये भी नहीं पता था कि वो है कहाँ। अचानक हर तरफ फैली हुई धुंध धीमे धीमे छटने लगी और अभिमन्यु को समझ आया कि वो उस बरगद के पेड़ के सामने खड़ा है। अभिमन्यु ने अब टॉर्च की लाइट बंद कर ली और अपने चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वो लाल दुपट्टे वाली औरत उसे कहीं नजर नहीं आई। अभिमन्यु अपने आप से बातें करते हुए बोला, कमाल है, इसी रास्ते तो जाते देखा था उसे, और अब अचानक गायब हो गई। कहाँ चली गई? अभिमन्यु इस बात से अनजान था कि वहां कोई है जो अभिमन्यु पर नजर रख रहा था। अभिमन्यु उस औरत की खोज में थोड़ी दूर और आगे चल दिया। तभी वो साया अभिमन्यु का धीरे धीरे पीछा करने लगा। अभिमन्यु को ऐसा लगा मानो कोई है उसके पीछे। वो मुड़ा, पर पीछे उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। अभिमन्यु अपने आप से बोला, ये अजीब सी जगह मन में अजीब अजीब ख्याल लाती है। मैं भी क्या क्या सोचने लग गया हूँ। बस एक बार वो औरत मुझे मिल जाए। अभिमन्यु जैसे ही कुछ आगे बढ़ा, उसे दूर एक खाली जगह पर कुछ दिखाई दिया। वही औरत वहां दूर आगे लाल दुपट्टा ओढ़े बैठी हुई थी। अभिमन्यु अब सावधानी से उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके पीछे धीरे धीरे वो साया भी आगे बढ़ रहा था। अभिमन्यु उस औरत के करीब पहुंचने वाला ही था कि तभी एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा। अभिमन्यु एकदम से चौंक गया और तुरंत मुड़कर बोला, कौन है? अभिमन्यु जैसे ही पीछे मुड़ा, अपने सामने एक अनजान आदमी को खड़ा देख वो हैरान रह गया। वो आदमी अच्छा खासा लंबा था और कद काठी से भी मजबूत था। उसने कुर्ता और जीन्स पहन रखी थी और गले में गमछा डाला हुआ था। उसकी उम्र करीब 30 के आसपास थी। अभिमन्यु ने उस आदमी से सख्ती में पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी थोड़े अजीब तरीके से बोला, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए।
ये खतरनाक जगह है। अभिमन्यु असमंजस में बोला, फिर वो औरत कौन है जो यहाँ आती है? वो आदमी हैरान सा बोला। कौन सी औरत? अभिमन्यु ने फौरन उस दिशा की ओर इशारा किया जहां वो औरत बैठी थी। आदमी ने उस दिशा में नजर दौड़ाई और बोला, वहां तो कोई भी नहीं है। ये सुनकर अभिमन्यु तुरंत मुड़ा और देखा तो वो जगह सुनसान पड़ी थी। वहां वाकई कोई भी नहीं था। अभिमन्यु हैरानी से बोला, कहाँ चली गई? अभी तो यहीं बैठी थी। अभिमन्यु यहाँ वहां देखने लगा। जब वो आदमी भावहीन चेहरे से बोला, आप जल्दी यहाँ से निकल लीजिए, ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है। अक्सर यहाँ इस पेड़ के पास लोगों को ऐसे वहम होते हैं। कभी किसी को कोई औरत दिखती है तो कभी किसी को मदहोश कर देने वाली आवाज सुनाई देती है। वो आदमी एक गहरी सांस लेते हुए एक गहरी आवाज में बोला, और कई लोगों को दिखती है वो लाल साड़ी वाली डायन। अभिमन्यु से घूरते हुए बोला, बंद करो अपनी बकवास, और अगर ये जगह सुरक्षित नहीं है तो तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी बोला, मैं यहाँ से गुजर रहा था, आपको इस सुनसान सड़क पर जाते देखा तो आपको सचेत करने के लिए आपके पीछे आ गया। अभिमन्यु उस आदमी की बातें सुनकर उसे कुछ पल देखने लगा, जैसे वो उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन उस आदमी के चेहरे पे जैसे कोई भाव ही नहीं थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे इस बरगद के पेड़ की तरह उसके अंदर भी सैकड़ों राज छिपे हों। अभिमन्यु कुछ सोचकर बोला, अच्छा ये बताओ, क्या है इस पेड़ का राज? ये मोटे लाल धागे यहाँ क्यों बिखरे हुए हैं? कुछ हुआ था क्या यहाँ? वो आदमी अभिमन्यु की बातें सुनकर एक अजीब से चिंता से घिर गया। अभिमन्यु आगे बोला, और वो औरत कौन है जो बार बार मुझे इस पेड़ के पास दिखाई देती है? क्या है? वो आदमी अभिमन्यु की बात बीच में ही काटते हुए बोला, साहब, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, आपको तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। अभिमन्यु को अब गुस्सा आ रहा था। वो अपने पूछे हुए सवालों के जवाब ना पाकर तंग आ चुका था। वो चिढ़ते हुए बोला, तुम सबकी प्रॉब्लम क्या है? कोई कुछ खुलकर क्यों नहीं बताता? बात को तुम सब के सब गोल गोल घुमाते रहते हो। ये सुन वो आदमी सहम सा गया। अभिमन्यु को पता था कि पूछताछ करके कुछ फायदा नहीं होने वाला। वो वहां से जाने लगा। वो आदमी उसे तनाव भरी नजरों से देख रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद कुछ सोच अचानक से अभिमन्यु उस आदमी को देखने के लिए मुड़ा, मगर वो आदमी वहां से गायब था। 2 मिनट के लिए अभिमन्यु अचंभे से भर गया, मगर फिर एक संकरे से रास्ते को जाते देख उसे लगा कि वो आदमी वहां से चला गया होगा। कौन था आखिर वो आदमी? अभिमन्यु हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए वहां से निकल गया। जैसे ही अभिमन्यु वहां से निकला, तभी एक साया वापस आ गया, जैसे कि वो ये सब देख और सुन रहा हो। आखिर किसका था वो साया जो इस वक्त उन सब पर नजर रखे हुए था? और ऐसा कौन सा गहरा राज छिपा था उस बरगद के पेड़ में, जिसका जिक्र करने से भी चकिया गांव में रहने वाले लोग डर से कांपने लगते थे। इधर थका हारा अभिमन्यु अब अपने गेस्ट रूम में लौट आया। उसने घड़ी में देखा तो रात के 10 बज चुके थे और कमरे में खर्राटों की आवाज गूंज रही थी। दीनदयाल चादर ताने मजे से खर्राटे मारकर सो रहा था।
उसे ऐसे सोता देख अभिमन्यु को गुस्सा आ गया और वो उसकी चादर खींचते हुए ऊंची आवाज में बोला, दीनदयाल, तुम्हें शर्म नहीं आती? दीनदयाल हड़बड़ाकर उठा और बोला, क्या हुआ सर? आप इतने गुस्से में क्यों हो? अभिमन्यु उस अनजान आदमी का गुस्सा दीनदयाल पर निकाल रहा था। वो बहुत परेशान हो गया था क्योंकि कोई भी इंसान इस गांव में उसे ढंग की बात नहीं बता रहा था। इसलिए दीनदयाल को अपना शिकार बनाकर अभिमन्यु उस पर बरस पड़ा। यहाँ मैं रात रात भर भटक रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं लग रहा, और घर आकर देखता हूँ तुम चैन की नींद सो रहे हो, जैसे इस केस को सॉल्व करने की मुझे ही पड़ी है। दीनदयाल अपनी सफाई देते हुए बोला, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, आपको गलतफहमी हुई है। आप तो अचानक चले गए बिना कुछ बताए। अभिमन्यु गुस्से में बोला। खाने का क्या हुआ? दीनदयाल तुरंत बोला, सर मैंने तो खा लिया। इस बात पर अभिमन्यु को और गुस्सा आ गया। वो भड़कते हुए बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने खाया कि नहीं, मेरे लिए बनाकर रखा है या वो भी भूल गए? दीनदयाल को अभिमन्यु की बात बहुत बुरी लगी। इससे पहले वो कुछ बोले, वहां प्रीति की आवाज आई। ये कौन इतना शोर कर रहा है? अगले ही पल प्रीति वहां आई और अभिमन्यु और दीनदयाल को गुस्से से देखने लगी। प्रीति के हाथ आटे से सने हुए थे और उसके हाथ में बेलन था। उसे देख ऐसे लग रहा था कि वो अभी की अभी इन दोनों को कूट डालेगी। प्रीति गुस्से से अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? ये मेरा घर है, तुम्हारी पुलिस चौकी नहीं, जो तुम अपनी मनमानी करोगे। अभिमन्यु चिल्लाकर बोला, तुम मेरे काम में इंटरफेयर करना बंद करो, समझी? अपनी हद में रहना सीखो पहले और तमीज से बात करो। ये कहकर प्रीति हंस पड़ी। अभिमन्यु और दीनदयाल उसे हैरानी से देखने लगे। अभिमन्यु बोला, तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं क्या? हंस क्यों रही हो? प्रीति बोली, मैं तो भूल ही गई थी, जिसकी माँ इतनी बदतमीज है उसका बेटा फिर तमीज कहाँ से सीखेगा? प्रीति, अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो, बिना कुछ जाने समझे कुछ भी बके जा रही हो। अभिमन्यु चिल्लाकर बोला। प्रीति अब उसे धमकाकर बोली, ये गांव है, तुम्हारा शहर नहीं, जो 9 बजे के बाद ऐसे शोर शराबा करो। दोबारा ऐसे चिल्लाने की आवाज आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? प्रीति और अभिमन्यु एक दूसरे को नफरत भरी नजरों से ऐसे देख रहे थे जैसे अभी वो एक दूसरे का खून कर देंगे। दीनदयाल उन दोनों को हैरानी से देख रहा था। प्रीति वहां से चली गई और अभिमन्यु अपना सिर पकड़कर बेड पर बैठ गया। वो बड़बड़ाते हुए बोला, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में इस पागल औरत से मेरा पल्ला पड़ा था। दीनदयाल अभिमन्यु के पास आकर थोड़ा झिझकते हुए बोला, सर एक बात पूछूं? अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाया। दीनदयाल धीमी आवाज में बोला, जिस तरह से आप दोनों लड़ते हो, लगता है जैसे मियाँ बीवी लड़ रहे हो। अभिमन्यु ने एक झटके से दीनदयाल की तरफ देखा। उसका चेहरा एकदम सफेद हो गया, जैसे मानो उसे कुछ चुभ सा गया हो। दीनदयाल को अभिमन्यु के चेहरे पर एक दर्द साफ दिखाई पड़ रहा था। अभिमन्यु बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। दीनदयाल उसे आवाज देते हुए बोला, अरे सर, मेरी बात तो सुनिए। पर अभिमन्यु जा चुका था।
दीनदयाल को ये बुरा लगा और वो मन ही मन खुद को कोसते हुए बोला, मेरे भी पेट में कोई बात नहीं रहती। क्या जरूरत थी जले पर नमक छिड़कने की। बेचारे सर का दिल दुखा दिया मैंने। अभिमन्यु का मन बहुत उदास हो गया था। उसे कुछ ऐसा याद आ गया था जिसे वो पूरे तरीके से भूल जाना चाहता था। ऐसा क्या हो गया था प्रीति और अभिमन्यु के बीच, जिसे सोचकर ही अभिमन्यु के तन बदन में आग लग जाती थी। अभिमन्यु छत पर निकल आया था और गहरी सोच में डूबा हुआ वहीं टहल रहा था। कुछ ही समय में दीनदयाल वहां पर हाथ में कुछ फाइल्स, चाय का एक प्याला और थोड़े बिस्कुट लेकर आया। वो अभिमन्यु के पास आकर बोला, सॉरी सर, मैंने वो सब कहकर आपका दिल दुखाया। लेकिन अभिमन्यु कुछ नहीं बोला। दीनदयाल उसे चाय का कप पकड़ाते हुए बोला, सर लीजिए, चाय पीजिए, इलायची डालकर बनाई है मैंने। अभिमन्यु अभी भी थोड़ा सा उदास था। दीनदयाल उसकी ओर बिस्कुट बढ़ाते हुए बोला, सर आप इन सब बातों को भूल जाइए। अभी आप बस इन केस फाइल को पढ़ लीजिए। मैं ये पुलिस चौकी से लाया हूँ। तब तक मैं आपके लिए बढ़िया सा खाना बनाता हूँ। अभिमन्यु ने दीनदयाल की तरफ एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ देखा। उसके बाद दीनदयाल वहां से चला गया। अभिमन्यु चारपाई पर बैठकर चाय पीते हुए फाइल्स देखने लगा। केस की फाइल्स को पढ़ने में काफी समय बीत गया। कुछ देर बाद दीनदयाल एक गर्मा-गर्म खाने की थाली के साथ छत पर आया। दीनदयाल ने खाने की थाली चारपाई पर अभिमन्यु के सामने रख दी। अभिमन्यु खाना देखकर दीनदयाल की तारीफ करते हुए बोला, क्या बात है दीनदयाल, खाना देखने में मजेदार लग रहा है। तड़के वाली दाल, जीरे आलू की सब्जी और रोटी, वाह। दीनदयाल अपनी तारीफ सुनकर खुश होते हुए बोला, सर मैंने ना बनाते वक्त बिल्कुल कुछ मिला क्या आपको इन केस फाइल्स में? अभिमन्यु कुछ सोचते हुए गंभीरता के साथ बोला, एक आम बात दिख रही है इन 3 मर्डर्स में, पर उससे कुछ खास मिल नहीं रहा। उल्टा वो बात इन केसेस को और भी अजीब सा कर रही है। दीनदयाल को अभिमन्यु की बातें सुनकर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उल्टा अभिमन्यु ने ये बात कहकर उसके दिमाग का दही बना दिया था। दीनदयाल बोला, ऐसी क्या आम बात है इन मर्डर्स में? अभिमन्यु बोला, साड़ी। दीनदयाल ये सुनकर हैरान रह गया और फिर बोला, साड़ी? क्या मतलब सर? अभिमन्यु को अब चिढ़ मचने लगी और वो फिर दीनदयाल को गुस्सा करते हुए बोला, अगर तुमने भी इन केस फाइल्स को पढ़ने का कष्ट किया होता तो अब तक तुम सब समझ गए होते, पर तुम्हें तो अपनी नींद प्यारी है। खर्राटे मारकर सोने में मजा आता है। दीनदयाल को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। अभिमन्यु केस फाइल्स को देखते हुए बोला, जिसने भी ये रिपोर्ट लिखी है बेहद बकवास काम किया है, मानो किसी नौसिखिए ने लिखी हो। अगली बार से दीनदयाल तुम ये सब रिपोर्ट्स लिखोगे, समझे? दीनदयाल ने हामी में अपना सिर हिलाया। फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन सर ये साड़ी का क्या चक्कर है? अभिमन्यु बोला, वही तो मुझे भी समझना है। कातिल ने इन तीनों लोगों को अलग अलग जगह मारा, और अजीब बात ये है कि तीनों लाशें एक साड़ी में लिपटी हुई मिली थी। साड़ी में कौन लाश को लपेटता है और भला कोई ऐसा क्यों करेगा? ये सुन दीनदयाल के रोंगटे खड़े हो गए। अभिमन्यु की बात सुनकर उसे एक अजीब सा डर लगने लगा।
अभिमन्यु फिर सोचते हुए बोला। और रिपोर्ट के अनुसार इन तीनों लोगों की मौत घर से बाहर 9 बजे के बाद हुई है। अब दीनदयाल के पसीने छूटने लगे। अभिमन्यु की नजर दीनदयाल पर पड़ी और वो उसे बुरी तरह घबराया हुआ देख हैरान रह गया। अभिमन्यु हैरानी में बोला, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? दीनदयाल डरते हुए बोला, सर, ये कोई आम हत्याएं नहीं है। अभिमन्यु ने तुरंत पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? दीनदयाल चारों तरफ देख बड़े धीमे स्वर में बोला, सर, समझा करिए, 9 बजे के बाद ही सारी हत्याएं होना और लाश को साड़ी में लपेटना, इसका एक ही मतलब होता है। दीनदयाल ने दूर एक तरफ इशारा किया। अभिमन्यु ने अपनी नजर उस ओर डाली जिधर दीनदयाल कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा था। अभिमन्यु को दूर वो अजीब सा बरगद का पेड़ दिखाई दिया। दीनदयाल उस पेड़ की तरफ देखते हुए बोला, ये तो डायन का ही काम है, वही साड़ी पहनकर रात को घूमती है। मैंने बहुत सी कहानियां सुनी है सर, डायन ही खून की प्यासी होती है। ये सुन अभिमन्यु ने गुस्से से दीनदयाल की तरफ देखा, जो अभी भी उस पेड़ को देखकर डर रहा था। अभिमन्यु चिल्लाकर बोला, चुप करो अपनी बकवास। अगर तुम्हें इस केस पर काम करना है तो ये सब फालतू डायन की कहानियों को अपने दिमाग से निकालना होगा, समझे? ये कहकर अभिमन्यु छत से चला गया। दीनदयाल कुछ पल उस भूतिया बरगद के पेड़ को देखता रहा और मन में बोला, आप मानो या ना मानो सर, पर मुझे पता है डायन होती है, और अगर वो एक बार जाग जाती है तो वो किसी को नहीं छोड़ती। दीनदयाल छत से नीचे जाने को हुआ, तभी उससे अचानक दूर एक औरत की हल्की हंसी सुनाई दी। उसने घबराकर उस पेड़ की तरफ देखा, पर उसे वहां कुछ नजर नहीं आया, मगर डर और खौफ से दीनदयाल का गला सूख गया और उसकी डर से भरी आंखें वहीं उस पेड़ पे जम गई। क्या सच में चकिया गांव में एक डायन जागृत हो गई है? ऐसा कौन सा सच है जो हर कोई छिपाना चाह रहा है? ये जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।